नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज़ वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज की मुख्य खबरें। माह मुबारक अलविदा के साथ इबादत गाहों में हुई अलविदा जुमे की नमाज। रीवा जिले के 17 इबादत गाहों में होगी ईद की नमाज। चांद दिखा तो कल पढ़ी जाएगी ईद उल फितर की नमाज। रहमत, बरकत और इबादत का महीना रमज़ान मुबारक के आखिरी असरे में आज सभी इबादत गाहों में अलविदा जुमे की नमाज पढ़ी गई। रीवा शहर के प्रमुख मस्जिद छोटी दरगाह, बड़ी दरगाह में नमाजियों की काफ़ी भीड़ एकत्रित हुई। रीवा शहर के काजी मोहम्मद मुबारक अजहरी के द्वारा छोटी दरगाह में अलविदा जुमे की नमाज अदा कराई गई। शहर काजी ने बताया कि आज अलविदा जुमे की नमाज अदा की गई है और यदि चांद दिखा तो कल ईद उल फितर की नमाज रीवा शहर के शाही ईदगाह सहित लगभग 17 इबादत गाहों में ईद की नमाज अदा की जाएगी। ईद उल फितर की नमाज के लिए शरीयत हिलाल कमेटी के द्वारा एक बैठक में ईद की नमाज के समय और स्थानों को चिन्हित किया गया है, जिसमें प्रमुख रूप से रीवा के शाही ईदगाह, गोगर में बादशाही ईदगाह, बिछिया रीवा में सुबह 8 बजे नमाज पढ़ी जाएगी। इसी तरह से शहर के विभिन्न जामा मस्जिदों में नमाजियों के लिए ईद की नमाज पढ़ने के इंतजाम किए गए हैं। आज रमज़ान के आखिरी जुमे के दिन शहर काजी ने लोगों को अमन और शांति का संदेश दिया। शहर काजी ने कहा कि जिस तरह से हमने महीने भर रोज़ा रखकर इबादत की है, इसी तरह से रमज़ान के अलावा अन्य महीनों में भी लोग अमन और शांति का परिचय दें और भाईचारे के साथ ईद की खुशियां एक दूसरे के साथ बांटें। वहीं इस दौरान अल्पसंख्यक मोर्चा के भाजपा नेता मुस्लिम सोनू ने भी लोगों को बधाई दी। ये आज से अलविदा जुमे की नमाज अदा की गई है और आगे क्या पूरा कार्यक्रम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि मालूम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें रमज़ान का महीना अता फ़रमाया। इस पूरे महीने में मुसलमानों ने नमाज़ें अदा की, रोज़े रखे, तरावी पढ़ी, इबादत में अपना वक्त गुजारा और आज 29 रमज़ान है। अगर आज शाम को मगरिब के वक्त ईद का चाँद नज़र आ जाता है तो इंशाअल्लाह कल ईद उल फितर का त्यौहार मनाया जाएगा और अगर चाँद नज़र नहीं आता है तो फिर 30 की गिनती पूरी करने के बाद इतवार के दिन ईद उल फितर होगी। ईद की तैयारी के लिए शरीयत हिलाल तस्दीक कमेटी की अहम बैठक ईदगाह गोगर रीवा में मुनक़्क़िद की गई, जिसमें ईद उल फितर की नमाज की जगह और वक्त की तायीन कर दी गई है। उस कमेटी के फ़ैसले के मुताबिक ईद उल फितर की नमाज ईदगाह गोगर रीवा और शाही ईदगाह बिछिया में सुबह 8 बजे होगी। मौलवी अयाज़ अली मस्जिद, रिसालदार मस्जिद, मस्जिद यासीन और दीगर मस्जिदों में 8:15 बजे। उसके बाद कुछ मस्जिदों में 8:30 बजे नमाज का वक्त रखा गया है। छोटी दरगाह में 8:45 यानी 8:45 बजे ईद उल फितर की नमाज़ अदा की जाएगी। बड़ी दरगाह में सुबह 9 बजे नमाज अदा की जाएगी। ये वक्फ़ा 15 मिनट का कमेटी की तरफ से इसलिए रखा गया ताकि किसी वजह से अगर किसी की नमाज़ छूट जाती है तो वो दूसरी मस्जिदों में जाकर आसानी के साथ अपनी नमाज मुकम्मल कर ले। ईद की तैयारी के लिए कमेटी की तरफ से सारी तैयारियां हो चुकी हैं, ईदगाह में भी और प्रशासन को भी सारी तैयारियों के लिए मस्जिदों में साफ़ सफाई और ख़ास तौर पर लाइट की व्यवस्था कि लाइट की कटौती ना हो, पानी की व्यवस्था, ये सारी चीज़ों के लिए प्रशासन को एक गुजारिश कर दी गई है और इंशाअल्लाह ईद के लिए अल्लाह ने चाहा तो सारी तैयारियाँ जैसे कि हो गई हैं, खुशी के साथ ये त्यौहार मनाया जाएगा। तमाम आवाम क्या संदेश देंगे? मैं ख़ास तौर पर इस रमज़ान के महीने में मुसलमानों से गुजारिश करूंगा कि जैसे आपने माह रमज़ान गुजारा है, इसी तरीके से मस्जिदें आबाद रखें, नमाज़ों की पाबंदी करें और दीनी माहौल के साथ मुंसलिक रहें, जुड़े रहें, अपने घर में भी दीनी माहौल कायम रखें। और छोटी दरगाह में किस तरह की व्यवस्था है, ईद को लेकर के क्या तैयारियाँ चल रही हैं? छोटी दरगाह में पूरी व्यवस्था कर ली गई है। आज आखिरी जुमा मनाया गया, 2 रकात नमाज़ पढ़ी गई जुमा की और काफ़ी 5,000 लोग ने नमाज़ पढ़ा। और हम इस मौके पर कल अगर ईद होती है, सभी भाई को मुबारकबाद देते हैं, हिंदू भाई, मुसलमान भाई, सभी लोग एकजुट। जिले में सराफा व्यापारी के साथ लूट, साथी से मारपीट कर नदी में फेंका। बाइक सवार बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। सीधी जिले के हैं पीड़ित। मऊगंज थाना क्षेत्र की है घटना। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। आपको बता दें कि रीवा जिले में सोना व्यापारी के साथ लूट की घटना सामने आई है, जहां पे मारपीट कर नदी में फेंक दिया गया है। रीवा जिले के मऊगंज थाना अंतर्गत मऊगंज से प्रयागराज जाने वाले मार्ग में 4 की संख्या में नकाबपोश बदमाशों ने सोना व्यापारी सहित उसके साथी को रास्ता रोककर बंधक बनाते हुए जमकर मारपीट की और नकदी सहित दोनों का मोबाइल लूट लिया। लुटा पिटा सोना व्यापारी तो किसी तरह से भागने में सफल रहा, पर उसके साथी को बदमाशों ने बेहोशी की हालत में नदी के किनारे फेंक कर चंपत हो गए।
घटना की खबर लगते ही पुलिस रात भर सोना व्यापारी के साथी को तलाश में जुटी रही, जो सुबह 10 बजे के लगभग निहाई नदी के समीप बेहोशी की हालत में मिला। पुलिस ने दोनों घायलों को मऊगंज अस्पताल में भर्ती कराया है और मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। घटना मऊगंज शहर से 2 किलोमीटर दूर प्रयागराज जाने वाले मार्ग के दुबगमा दुवान गांव के समीप की है, जहां सीधी जिले के कमरसी थाना क्षेत्र अंतर्गत बरगमा गांव में सोने चांदी का व्यापार करने वाले ब्रिजेश सोनी अपने साथी राम सजीवन पटेल के साथ बाइक में सवार होकर नईगढ़ी की तरफ गए थे। रात में 8 बजे के आसपास लौटते समय जैसे दुबगमा दुवान गांव के समीप पहुंचे तो 4 की संख्या में बदमाशों ने उनका रास्ता रोक लिया और ब्रिजेश सोनी सहित राम सजीवन को पकड़कर निहाई नदी के नीचे ले गए और दोनों के साथ जमकर मारपीट की गई। ब्रिजेश सोनी की जेब में रखे 2900 रुपये और दोनों का मोबाइल बदमाशों ने छीन लिया। बदमाशों द्वारा ब्रिजेश सोनी का मोबाइल चेक किया तो 18,000 रुपये खाते में बैलेंस बता रहा था। बदमाशों ने ब्रिजेश सोनी से पुनः ये कहते हुए मारपीट शुरू कर दी कि कियोस्क सेंटर से अंगूठा लगवा कर पैसे निकालो और मुझे दो। ब्रिजेश सोनी परिजनों से फ़ोन पर आधार कार्ड मंगवाया। 2 बदमाश राम सजीवन को नदी के किनारे ताकते रहे और 2 बदमाश ब्रिजेश सोनी को लेकर बाइक से मऊगंज पहुंचे। जैसे ही चाक मोड़ पर बदमाश पहुंचे तो शराब लेने लगे, तभी विजय सोनी मौका पाते वहां से भाग निकला। काफी देर तक बदमाश सोना व्यापारी की तलाश में जुटे रहे। जब वह नहीं मिला तो बाइक लेकर भाग निकले और निहाई नदी पहुंचकर ब्रिजेश सोनी के भागने की सजा राम सजीवन को इस कदर दिया गया कि वह बेहोश हो गया। बदमाश राम सजीवन को नदी के किनारे बेहोशी की हालत में छोड़कर भाग निकले। इधर ब्रिजेश सोनी पुलिस थाने पहुंचा और घटना की जानकारी दी। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस भी हरकत में आ गई और रात भर पुलिस ने नदी किनारे राम सजीवन की तलाश में जुटी रही, पर वह नहीं मिला। पुलिस उसे सुबह अस्पताल लेकर पहुंची और गंभीर हालत में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। प्रस्तुत है प्राप्त जानकारी के अंश। नाम है आपका? मेरा नाम ब्रिजेश प्रसाद सोनी है जी। क्या घटना हुई? घटना ये हुई कि हम लोग इधर से जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? अरे नईगढ़ी से आबर रहन, नईगढ़ी से आबर माँ ये लोग मिले। कहाँ पे? ये ओवर ब्रिज के आगे जो बनतड़ है, तो इन्होंने गाड़ी रुकवाया और गाड़ी रुकवा के हम लोगों को पकड़ के ले गए वहाँ। इसके बाद वो जो मेरा पर्स में पैसा था, मोबाइल थी और सब ले लिए। इसके बाद वहाँ से जब हम मारने लगे तो बोले कि भैया मारो काहे भाई, जो है तो लाई ली है, अब भाई मोबाइलो लाई ली है, पैसे लाई ली है, अब मरते काहे है, तो पुन मारे लागे। मारत मारत हम लोगन का लौटा दीन, 4 आदमी रहे। जब मारत लौटा दीन तो अब मरे हुआ पड़ा रहा। फिर कहीं कि पैसा मंगाओ। हमारा मोबाइल दिखिन तो 18,000 हमारे मोबाइल में कैश रहा। जब कैश रहा तो कहीं कि चल निकाल, तो हम कहें कस के निकली और कहीं आधार कार्ड दे, आधार कार्ड नहीं रहा। फिर आधार कार्ड घरे से मुगवान छोड़ कर बात करा मैं, एक के बाद काट देते रहे फ़ोन काट के वो कह दें। फिर यहाँ तक ले आए, यहाँ से हम हाउली में 2 एक ठे चलावर रहा, एक ठे बैठ रहा, और बीच में हमका बैठाए रहा। फिर वहाँ से हम भाग, जब वो चला गया कहीं हाउली गई तो हम भाग के जन के घर में घुसन कि भाई ऐसी सी बात है, तुम कहीं कि ऐसा है कि भाई घर हमारे घर में काहे घुसिल रहा है। तो हम कहें नहीं भैया, हमका बदमाश मारी नहीं या है फलाना ठिकाना। कहीं नहीं अपना बाहर चली। हम कहें ठीक है, हम वह स्कॉर्पियो तक खड़ी रहे तो वही स्कॉर्पियो के बगल में लुके रहन। एक के बाद हुआ से हम चलन 2 आदमी का लिफ्ट के मतलब भाई फ़ोन लगा दे तो को हमका आके लाई चलाए। अब हमारे तो वो नहीं है ना पैसा या काहे मत जाई। फिर जाना ही वहाँ से जब आधार कार्ड तो इनका शंका भय हुई कि भाई इन लोग फंसे हैं कहाँ। तहीं वहाँ से चल दी, तहीं जब फ़ोन लगाए तो देवतलाय में रहे। देवतलाय से फिर आए यहाँ से आए के बाद फिर कहा यहाँ ले गए थाने में रिपोर्ट लिखवाएं। फिर तो दुबगवा क्षेत्र जो कि थाना मऊ अंतर्गत पड़ता है, वहाँ पे 4-5 लड़कों के द्वारा उनको रोका गया और उसके बाद में उन्हें 2 से 3 घंटे तक वहीं पे पकड़ के बैठाया गया। और उसके बाद में इनको ब्रिजेश सोनी को लेके वो इधर आए मऊगंज तरफ, और उसके बाद में वहाँ से वो किसी तरीके से बच के ब्रिजेश सोनी छुपे हुए थे, अपने परिजनों से संपर्क किए और थाने आए।
इनके जो साथी राम सजीवन पटेल थे वो उन्हीं लड़कों के साथ में थे और सुबह पुलिस को जानकारी मिली कि वहाँ पे एक व्यक्ति बैठा हुआ है। जाके तस्दीक करने पे उनका नाम राम सजीवन पटेल प्राप्त हुआ और दोनों लोग घायल थे, तो उनको अभी मेडिकल इलाज के लिए हॉस्पिटलाइज किया गया है और जैसे ही वो रिकवर होते हैं तो आखिर पूछताछ करके विवेचना की जाएगी। ससुराल वालों की प्रताड़ना से तंग आकर नवविवाहिता ने उठाया आत्मघाती कदम। बता दें कि रीवा शहर के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत तालाब में एक महिला द्वारा छलांग लगाकर आत्महत्या किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। बताया गया कि महिला 9 माह की गर्भवती थी। वहीं महिला की मौत के बाद मायके पक्ष ने पति द्वारा विवाद किए जाने का आरोप लगाया है। पुलिस ने पूरे मामले में मर्ग कायम कर जाँच शुरू कर दी है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक मृतका मधु बंसल पति अर्जुन बंसल निवासी ग्राम देवास थानागढ़ हाल मुकाम इटौरा बाईपास रीवा शहर में रहकर पति के साथ मेहनत मजदूरी करती थी। बताया गया कि बीती शाम 6 बजे अचानक महिला विश्वविद्यालय थाना के समीप मुरूम की खदान में जाकर तालाब में छलांग लगा दी, जिससे उसकी मौत हो गई। आज सुबह तकरीबन 7 बजे करीब महिला का शव परिजनों की मदद से तालाब से बाहर निकाला गया। महिला की मौत के बाद मायके पक्ष वालों ने बीती शाम पति द्वारा विवाद किए जाने का आरोप लगाया, जिसके बाद आक्रोशित महिला ने तालाब में छलांग लगा दी। बताया गया है कि महिला 9 माह की गर्भवती थी और कुछ ही दिनों में उसे बच्चा पैदा होने वाला था। पति पत्नी के बीच हुए विवाद के बाद एक मासूम जो धरती पर कदम रखने वाला था वह दुनिया से रुखसत हो गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। क्या नाम है आपका? जी, हमारा नाम भारत राम बसोर है। हम बाण सागर देलौंद का रहने वाले हैं। हमारे बच्ची के साथ बहुत भारी घटना हुआ है। हमारे बच्ची को जब से शादी किए हैं जब से इन लोग परेशान करते रहे हैं। दहेज में कहीं दहेज को बोलें, कहीं कर्जा को कहें कि हमारे अपने बाप से लाओ, तो अब कहाँ पाए तो वो दे। हम खुद गरीब आदमी जो रहा तो दे चुके रहे, मगर तब भी उसको परेशान कर। हमारी बच्ची दो कीन रही हैं, तो एक बच्ची के पास बड़ी वाली बच्ची जो है उसके पास 3 बालक हैं, मगर उसको भी ऐसे मार मार के घर से निकालें तो उसको हम अपने घर में पाल रहे हैं। और लड़के बच्चे खुद छड़ा लिए थे। देवास, ये पुल देवास जो पड़ता है। ये मारपीट हो रही थी ये ससुराल तरफ से। उसके पति का नाम है, एक ठे बड़ा वाले के नाम पिंटू है और छोटे वाले को कुट्टू कहते हैं। ये जो ख़त्म हुई है तो मधु नामा। ये घटना हुई है बाईपास में। ये लोग बाईपास में रह रहे थे जंगी झोपड़ी बनाकर। तो ये रोज़ ये लड़का जो है तो दारू पीता था, गांजा पीता था और जुआ खेलता था। तो वो लड़की देखती थी तो मना करती थी कि तुम बाल बच्चेदार वाले हो गए हो, जुआ शराब पीते हो और अंडीबाजी करते हो, हमको दाना खाना पीना नहीं देते हो। तो ये बोला कि जा अपने बाप महतारी से ले आप मांग के तो खा पी, हम तुमको नहीं खवाएंगे। फिर जब इतना का तो फिर बच्ची को मारा है। ये बच्ची को मारा है, मारा पीटा है। इतने में बच्ची चिढ़ के मारे चली गई तालाब को कूदने। ये आदमी खड़ा रह गया, मतलब दौड़ के नहीं गया कि कम से कम बच्ची को पकड़ ले, नहीं बचाना चाहता तो बचा लेता। तो ये खुद खड़ा रह गया, मतलब ये नहीं बचाया है। फिर बाद में जो आसपास के लड़के पीछे दौड़े गए हैं उनको पकड़ रहे थे, वो नहीं थी में तो गुहार भी मारे, तब भी ये आदमी कुट्टू बसोड़ नहीं दौड़ा। मधु जो ख़त्म हो गई। जी, मधु बंसल, उसका 25 साल। जी, हम उनका पिताजी। मेरा नाम भारत राम बसोर है। अभी थाना में मामला नहीं दर्ज हुआ, पंचनामा यहाँ ला के लिखवा लिए हैं। हम उनको बोल रहे थे कि हमारा पूरा रिपोर्ट लिखा जा, घटना लिखा जा, तो कहें कि अभी वो तहसीलदार आएंगे जब होगा, नहीं बीच में नहीं होगा। हाँ, एक पुलिस वाले जो हैं उनका अभी 228 नंबर का, तो बोलते हैं कि वो ऐसा नहीं, तुम चाहे साल भर बैठे रहोगे तब भी तुम्हारी सुनाई नहीं होगी। अब आप क्या चाहते हैं? हमारी ये न्याय मिले साहब, ये निवेदन है कि हमारी बच्ची से को न्याय दिया जाए। रीवा में प्रधानमंत्री के आगमन से पहले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हड़ताल पर। अस्पताल की व्यवस्थाओं में लगी सेंध। एक दिन पूर्व भी किए गए थे हड़ताल में आश्वासन के बाद नहीं हुई मांगे पूरी तो फिर से शुरू कर दी हड़ताल।
बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रीवा आगमन को लेकर पूरा प्रशासनिक तंत्र व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करने में जुटा हुआ है, लेकिन इस दौरान अस्पताल में चल रही ठेका प्रथा में बड़ी चूक देखने को मिल रही है। रीवा के संजय गांधी अस्पताल सहित सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के सभी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर जा चुके हैं, जिसमें अस्पताल के प्रमुख अंग कहे जाने वाले सफाई कर्मी, वार्ड बॉय सहित सभी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी शामिल हैं। यूडीएस के कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें 2 माह से वेतन नहीं मिला। 8,000 रुपए के वेतन से उनका परिवार पलता है, लेकिन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का शोषण इस तरह से किया जा रहा है कि यदि वे अपनी आवाज़ उठाते हैं तो उन्हें काम से बाहर कर देने की धमकी दी जाती है। आपको बता दें कि संजय गांधी अस्पताल, सुपर स्पेशलिटी एवं गांधी मेमोरियल में बीते कई वर्षों से हाइट्स कंपनी का ठेका चलता है, जिसे अब तक यूडीएस पेटी कॉन्ट्रैक्ट पर चला रही थी। कर्मचारियों का कहना है कि यूडीएस का समय खत्म हो गया, अब उनका भविष्य भी अंधकार में हो गया। कई लोगों को तो नोटिस तक थमा दी गई है और इधर उनका वेतन भी रोक दिया गया है। अब जबकि प्रधानमंत्री के आगमन का समय करीब आ चुका है, ऐसे में अस्पताल की व्यवस्थाओं पर यह बड़ी चूक मानी जा सकती है। प्रस्तुत है प्रदर्शनकारियों से प्राप्त जानकारी का अंश। किराया नहीं है ड्यूटी के लिए, ड्यूटी आने जाने किराया तक नहीं बचा है। सारे फैमिली वाले लड़के हैं, कोई भी बिना ऐसा नहीं है। फिर भी कल से लेके आज तक में, कल एक बार आए हैं अधिकारी, बोल के आश्वासन दिए शाम को चली आ जाएगी पेमेंट, अभी तक नहीं हुई। और आज कोई नहीं आया, अभी तक कोई सुनने वाला है ही नहीं। 8 बजे से बैठे हैं, 6 बजे से। भैया हम सारे कर्मचारी हैं, किसी पर्सनल एक के लिए नहीं है, सबके लिए है। सभी कर्मचारी हैं, किसी की पर्सनल लड़ाई नहीं है। यूडीएस, वार्ड बॉय, सफाई कर्मी, हम सब यूडीएस के कर्मचारी हैं, किसी का पर्सनल नाम से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे सब कर्मचारी हैं, सबकी पेमेंट रुकी है 2 महीने की। ये मार्च अप्रैल और पीएफ रुका है सर, और हमारा छुट्टी का पैसा नहीं आ रहा है। उस सब के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं। यही अनुरोध है कि हमारी पेमेंट करवाइए। हम लोग छोटे कर्मचारी 8,000 की नौकरी करते हैं सर, बीवी बच्चे पाल रहे हैं, उसमें भी हमारी टाइम से पेमेंट नहीं मिल रही है सर। हम क्या करें बताएं। कल भी आप लोगों ने हड़ताल की, कोई सुनवाई नहीं हुई, उसके लिए फिर आज हम खड़े हुए सर। कल क्यों वापस चले गए थे फिर? कल यही आश्वासन दिया गया कि मतलब आएगी 12 बजे तक आ जाएगी, फिर भी नहीं आई है सर। आज फिर हम लोग सब एकत्रित हुए हैं इसीलिए कि हमारी पेमेंट 2 महीने की दिए जाए। यूडीएस कंपनी जा चुकी है, कल को ये हो जाएगा कि वो चली गई तो हम लोग क्या करें, हम लोग तो मर जाएंगे सर, गरीब आदमी। अभी आप लोग कुछ लोगों को पैसा आया है ऐसा बताया? अभी अपने बीच में जितने लोग हैं किसी का पेमेंट नहीं आई है सर, किसी का भी पेमेंट नहीं आई है। कर्मचारी हैं जो ऐसे किसी का नहीं आया। अभी ये कर्मचारी हो 500-600 पब्लिक है, 500 है कर्मचारी यूडीएस के। अभी जो पेटी कॉन्ट्रैक्ट था उसमें ये बताया जा रहा है कि शायद वो ठेका खत्म हो गया, आप लोगों को बाहर कर। जी ठेका खत्म हो चुका है 18 तारीख का। वो कंपनी चली गई है कि नहीं चली गई इसके बारे में जानकारी नहीं है। ये है कि जाने से पहले हम लोगों का जो भी सैलरी है बनती है वो दिया जाए सर। हम लोग गरीब सब भी, किसी को न निकाला जाए। गरीब आदमी 8,000 की नौकरी कर रहा है सर, 80-80 हज़ार रुपये सर पा रहे हैं। उनके लिए सब रूल्स है, हम लोगों के लिए कुछ नहीं है सर। आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो क्या स्टेप रहेगा? हम लोग खड़े रहेंगे जब तक पेमेंट नहीं होगी तब तक। कल हमको आश्वासन दिया गया था कि शाम तक पेमेंट आ जाएगी। आपको आश्वासन दिया तो फिर आप लौट जाएंगे? नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे सर। तब तक हमको लिखित में हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करें। रीवा में आज भी मौजूद है विश्व की सबसे छोटी कुरान शरीफ। जी हाँ, माचिस की डिब्बी से भी छोटी इस कुरान की लंबाई 2.5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 1.5 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर मोटी है। यह अरबी भाषा से लिखी हुई है, जिसकी लिखावट सोने के पानी से है, जिसे लेंस के माध्यम से पढ़ा जाता है। पिछले कई पुश्तों से इस परिवार में ये कुरान शरीफ है, जिसे बहुत ही संभाल कर ये परिवार अपने पास रखे हुए है। बता दें कि रीवा की मन्नान मस्जिद के पास रहने वाले मरहूम अनवारुल हक के परिवार के पास है इस्लाम धर्म में आस्था की प्रतीक विश्व की सबसे छोटी कुरान शरीफ। इस कुरान की खासियत यह है कि लंबाई चौड़ाई बेहद ही छोटी होने के बावजूद ये सोने के पानी से लिखी हुई है। इस कुरान शरीफ के ही कवर में लगे लेंस से इसकी आयतों को आसानी से पढ़ा जा सकता है। मरहूम अनवारुल हक के परिवार में पिछले 7 पुश्तों से ये कुरान शरीफ है, पर ये उनके परिवार में कैसे आई इसका पता किसी को भी नहीं है। ये छोटी कुरान शरीफ उनके परिवार में 2 है। इसकी खासियत ये है कि ये माचिस की डिब्बी से भी छोटी है और एक माचिस की डिब्बी में 2 कुरान शरीफ आ जाती है। इसकी लिखावट सोने के पानी से है और ऊपर से चमड़े का कवर है। इन्हें ये तो नहीं पता कि उनके परिवार में कहाँ से आई, लेकिन पिछले 7 पुश्तों से उनके परिवार में ये पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है
और वो इसकी हिफाजत करते चले आ रहे हैं। बता दें कि 30 पारे की इस कुरान शरीफ में वह सारी आयतें लिखी हुई है जो एक बड़ी कुरान शरीफ में लिखी होती है। ये कुरान शरीफ इतनी छोटी है और इसके शब्द इतने छोटे हैं कि इसे खाली आंखों से नहीं पढ़ा जा सकता। कई लोग इनके घर बाहर से भी इस छोटी कुरान शरीफ को देखने के लिए आते हैं। यहाँ के बच्चे भी इसे बहुत उत्साह से पढ़ते हैं। इस घर के लोग अपने पुरखों की इस धरोहरों को 7 पुश्तों से सहेज कर रखे हुए हैं और इसे आगे भी रखते रहेंगे। प्रस्तुत है प्राप्त जानकारी के अंश। ये छोटी कुरान शरीफ आपके यहाँ कितनी पुरानी है? ये हमारे यहाँ करीब 7 पुश्तों से है और जिसको हमारे बुजुर्गों के द्वारा हमको मिली और हम लोग इसको बड़े संभाल के और सहेज के रखते हैं, जिसको लेंस के माध्यम से पढ़ा जाता है। हमारे वालिद हाजी मरहूम अनवारुल हक साहब ने हमको दिया और इसको समय समय पे हम लोग पढ़ते रहते हैं। ये कुरान मजीद की खासियत ये है कि इसकी जो ऊपर की जिल्द है वो सोने की पालिश से है और तमाम पारों में सोने की पालिश चढ़ी हुई है और इसको बाखूबी लेंस के ज़रिए पढ़ा जाता है। और हमारे यहाँ 7 पुश्तों से ये कुरान शरीफ मौजूद है जो दुनिया में हमारे ख्याल से सबसे छोटी कुरान है। एक माचिस की डिब्बी में 2 कुरान शरीफ आ जाएंगी और इसकी खासियत ये है कि ये हाथ से लिखी गई है। सबसे बड़ी खासियत ये है कि हाथ से लिखी गई है और जिसके 30 पारे पूरे हैं, मुकम्मल हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।